हेलो। आई एम आदित्य पाल। अभी मैं ट्रिपल आई टी सी सिटी से सी एस सी इन बीटेक कर रहा हूँ। और मेरी मेंस की रैंक 34,000 थी। और मैं अभी गया में रहता हूँ। बेसिकली आज हम लोग वापस से प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.3 करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको मीन्स यहाँ पे ये एक्सरसाइज बेस थ्योरम के ऊपर है। तो बेस थ्योरम आप जैसे जानते होंगे, ये कुछ नहीं, बहुत आसान सी टॉपिक है। अभी जैसे बेस थ्योरम क्या बोलती है कि इफ E1 E2 एंड टू द E पावर n आर n नॉन एम्प्टी इवेंट्स व्हिच कंस्टिट्यूट अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S, that is E1 E2 E to the power 2 En, a pair was disjoint and E1 union E2 union dot En इक्वल टू एस सैंपल स्पेस के बराबर, एंड ए इज एन इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, देन हम लोग कह सकते हैं कि पी ई आई कंडीशन ए इक्वल टू पी ई आई पी ए कंडीशन ई आई। और उसके बाद जितने भी उसके सारे वो जैसे वो बनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी कंडीशंस बनेंगे उसका समेशन होता है यहाँ पे। तो जब तो हमें यहीं पे ये प्रूव करा है कि ये बेस थ्योरम्स के ऊपर से कि ये फॉर्मूला टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि इवेंट E1 E2 E2 En आर कॉल्ड हाइपोथेसिस प्रोबेबिलिटी, EI is called priori probability of the hypothesis EI. Conditional probability P condition A is called a posteriori probability of hypothesis EI. Okay. Bayes theorem is also called formula for the probability of causes. जैसा कि बताया मैंने अभी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप हमारे एक्सरसाइज के ऊपर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारी एक्सरसाइज 13.3 थी, 13.3 करनी है। तो उसमें हम पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, जिसमें बोल रहा है कि एक अर्न है and contain five red and five black balls. A ball is drawn at a random. Its color is noted and is returned to the urn. मतलब हम बॉल निकाल रहे हैं, उसको वापस सन में रिटर्न भी कर रहे हैं। ठीक है। मोर ओवर टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर drawn are put in the urn, and then a ball is drawn at random. What is the probability that second ball is red? मतलब हम अगर ऐसे देखो तो एक बॉल निकाला, उसे वापस रखा, और उसी रंग की दो और बॉल्स हमने डाल दी। ठीक है। जैसे हमारे पास 5 बॉल थी, 5 रेड और 5 ब्लैक। मान लो 5 रेड में से मैंने एक रेड निकाला। ठीक है। और उसको वापस रख दिया, और उसके साथ मैंने 2 रेड बॉल और उसमें डाल दी। तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल यहाँ 7 हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं आगे वाले पार्ट में से, कि हम कंडीशनल निकाल रहे हैं यहाँ पे कि सेकंड बॉल रेड होगा। प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल इज रेड equals to probability first ball black into probability second ball red if first ball is black. हमें पूछा गया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। ठीक है। तो ये होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल रेड होगा कि पहला बॉल भी ब्लैक निकले, और सेकंड बॉल रेड निकले अगर पहली बॉल ब्लैक हो। ठीक है। पहली बॉल से तो हमें मतलब नहीं है। प्लस इसमें ये भी है कि पहली बॉल हमारी रेड निकल जाए और दूसरी बॉल भी रेड निकले। तो हमारे पास ये दो केस हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि एक ब्लैक बॉल हमने पहले निकाली तो हमारे पास हमने क्या वो करी, दो ब्लैक बॉल वापस डाल दी, प्लस और फिर बाद में एक रेड बॉल निकाल दी। ठीक है। तो ये हमारी एक केस हुई। अब दूसरे केस में ये हुआ कि हमने एक ब्लैक बॉल निकाली, एक रेड बॉल निकाली, दो नई रेड बॉल डाल दी, और फिर वापस एक रेड बॉल निकाल ली। तो हमारे पास यहाँ पे फिर 2 रेड बॉल एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास हमने ये ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी कि ये 5/10 होगा। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10 है। अब हमने दो ब्लैक बॉल और जोड़ दी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल 12 हो जाते हैं। पर रेड बॉल की काउंटिंग उतनी ही की उतनी रहेगी, क्योंकि कोई रेड बॉल ऐड नहीं हुई है।
तो ये पहले वाली केस की हो गई, ये केस 1 की हो गई इतनी। अब केस 2 में ये हो रहा है कि हमने एक रेड बॉल निकाली, रेड बॉल की भी सेम प्रोबेबिलिटी आएगी 5/10, और दो नई रेड बॉल हमने जो डाली, तो उसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12 हो जाएंगी। और जो हमने रेड बॉल ऐड की, तो उसके कारण नंबर ऑफ रेड बॉल्स ही बढ़ जाएंगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 7/12 हो जाएगी। तो अब अगर हम इसको देखें तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारी हाफ के बराबर आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारी पहली नंबर वाली हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे वह बोला जा रहा है, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल्स है, और दूसरी बैग है जिसमें 2 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल्स है। तो वन ऑफ दिस बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। दोनों में से कोई एक बैग को सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो इधर हमें ये बोला जा रहा है कि कोई भी एक बैग हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं और उससे एक बॉल निकाल रहे हैं जो कि हमें पता है कि वो रेड होगी। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि अगर वो बॉल रेड होगी तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल बैग 1 से आए। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, बैग 1 तो हमने देख ली, हेयर फाइंड आउट की प्रोबेबिलिटी, calculate condition probability that if ball is red and ball is drawn from first bag। ठीक है, तो उसको हम लोग बेस थ्योरम के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी B1 रेड, जो कि अगर बॉल रेड होगी और बैग 1 से आ रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, ठीक है, हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस थ्योरम से हमने ये लिखी है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करके हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कि बैग 1 से हो और अगर हमारी रेड बॉल निकली हो, तो हम क्या लिखेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को यूज करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर रेड बॉल हो और बैग 1 से आई हो, डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अगर बैग 1 से आई हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बैक B2 से आई हो। तो हम एक ये चीज जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 बैग हैं और दोनों बैग में से हमें कोई एक बैग चूज करना है, कोई एक बैग ऐसा चूज करना है, तो हमारी उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% होगी ना, 50-50% मतलब हाफ। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी B1 इक्वल टू BT इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी रेड बॉल हो और B1 से आई हो, प्रोबेबिलिटी हो कि रेड हो और B1 से आई हो, तो हम ये जानते हैं कि B1 में हमारे पास 4 रेड बॉल थी और टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स वहां पे 8 थी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वहां पे 8 थी, तो टोटल हमारी प्रोबेबिलिटी हाफ हो रही है। तो जैसे मैंने बताया प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। और दूसरे केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल इस केस में हमारे पास बैक टू में 2 है और ब्लैक बॉल 6 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल यहाँ भी हमारी 8 होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी अगर प्रोबेबिलिटी रेड बॉल हो और बैक टू से हो, तो वो हम लिखेंगे 2/8 इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब हम यहाँ अब हम सारी जो वैल्यूज हमने जो निकाल ली, अब हम पर्टिकुलरली इस इक्वेशन में डाल के हम इधर से आंसर निकाल सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से आ जाएगी। ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/8 और ये 1/4, तो हमारी इसकी वैल्यू 2/3 होनी चाहिए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2/3 होगा, ये आंसर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज it is known that 60% reside in hostel, 60% हॉस्टल में रहते हैं, 40% आर डे स्कॉलर्स नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, एंड प्रीवियस year result report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of the day scholars attain A grade in the annual exam. At the end of the year, one student is chosen at a random from the college and he has an A grade. What is the probability that the student was a hostelier? तो हम
यहाँ पे एब्रिविएशन से थ्रू डिनोट करेंगे। एच वो बच्चे होंगे जो होस्टिलियर है, और डी वो स्टूडेंट्स होंगे जो कि डे स्कॉलर है, और ए वो स्टूडेंट्स हैं जो कि जिन्हें ए ग्रेड आया। ठीक है। एच, ये एच हो गया, ये डी हो गया, और ये ए हो गया। ठीक है। ठीक है। स्टूडेंट सिलेक्टेड एज अ होस्टिलियर हैज एन ए ग्रेड। और हमें तो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट सिलेक्टेड एज अ होस्टिलियर हैज एन ए ग्रेड। ए ग्रेड सिलेक्टेड एज अ होस्टिलियर, मतलब हमें ये पता है कि उसकी ए ग्रेड है। ठीक है। ए ग्रेड है, ये हमें पता है, ये हमें पता है। ठीक है। और हमें इस बेसिस के ऊपर निकालना है कि अगर वो होस्टिलियर होगा कि नहीं। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है। ठीक है। तो जैसे कि अभी हम प्रोसीड करते हैं, तो अब हम देख सकते हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी, इसको हम वापस अपने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच होस्टिलियर हो और वो ए ग्रेडर हो। प्रोबेबिलिटी होस्टिलियर इनटू प्रोबेबिलिटी ए ग्रेडर हो और होस्टिलियर हो। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी, हम फिर नीचे में प्रोबेबिलिटी डे स्कॉलर इनटू प्रोबेबिलिटी ए ग्रेडर हो और डी डी डे डे स्कॉलर हो, प्लस प्रोबेबिलिटी होस्टिलियर हो और इनटू प्रोबेबिलिटी ए ग्रेडियर हो और होस्टिलियर हो। तो हमें पता है कि हमने क्वेश्चन में ऊपर क्या गिवन है कि प्रोबेबिलिटी होस्टिलियर हो कि वो 60% हो। ठीक है। 60% को हम लिख सकते हैं 60/100। 60/100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 0.6। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 0.6 होगा कि वो होस्टिलियर हो। प्रोबेबिलिटी डे स्कॉलर हो उसको हम वैसे ही 40/100 लिख सकते हैं, 40/100। ठीक है। जो कि हमारे 0.4 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में ये भी दी हुई है कि अगर वो होस्टिलियर हो, और ये प्रीवियस ईयर डेटा के हिसाब से था, प्रीवियस ईयर डेटा के हिसाब से कि अगर वो ए ग्रेडर है, तो अगर वो एक होस्टिलियर है तो इसके ए ग्रेडर होने का चांस 30% है, और अगर वो डे स्कॉलर है तो उसके ए ग्रेडर होने का चांस 20% है। ठीक है। ये हमारी हॉस्टल डेटा, वो प्रीवियस ईयर डेटा से आई है। ठीक है। तो हम ये वापस ये वैल्यूज इक्वेशन में डाल देंगे। तो हमें हमारे पास ये आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ होस्टिलियर, अगर वो ए ग्रेडर और होस्टिलियर हो, तो हम उसकी वैल्यूज आसानी से इक्वेशन में डालकर देख सकते हैं। 0.6 इंटू 0.3 बाई 0.6 इंटू 0.3 प्लस 0.4 इंटू 0.2। हमें हमने यहाँ क्या किया, जो कि ऊपर वाली वैल्यूज प्रोबेबिलिटी की वो क्या बोलते हैं, होस्टिलियर हो इंटू प्रायोरिटी ए ग्रेडर हो अगर वो होस्टिलियर होगा। ठीक है। और वही वापस से सेम टर्म नीचे भी आएगी, प्लस प्रायोरिटी अगर वो डे स्कॉलर हो इंटू प्रायोरिटी वो ए ग्रेडर हो डे स्कॉलर हो के। ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम वैल्यूज डाल दिए, हमने वैल्यूज डाल के सिंपल आंसर आ जाएगी। ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। ठीक है। Let 3/4 be the probability that he knows the answer, and 1/4 be with probability that he guesses. Assuming that a student who guesses the answer will be correct with probability 1/4. What is the probability that student knows the answer and given that he answered it correctly? ठीक है। तो हम अपने यहाँ पे वापस से एब्रिविएशन फॉर्मेट में आ जाते हैं। ए को हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट नोज द आंसर, बी स्टूडेंट गेसेस, ठीक है, और सी स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। ठीक है। तो हमारे को प्रोबेबिलिटी क्या निकालने बोली? स्टूडेंट नो द आंसर इफ ही आंसर्ड इट करेक्टली। ठीक है। स्टूडेंट को आंसर पता है अगर वो आंसर करेक्टली किया है। तो हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है प्रोबेबिलिटी, हम कैसे स्टूडेंट नोज द आंसर, उसको आंसर पता है। ठीक है। एंड इफ ही आंसर्ड करेक्टली, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमारे को ये पता है कि उसने करेक्टली आंसर किया है, और हमें निकालने की वो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इस चीज की निकालनी है कि उसको आंसर पता थी कि नहीं। ठीक है। तो इसको अब हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी सी
सी कंडीशन ए प्लस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी सी। अगर वो अगर ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है चलो, प्रोबेबिलिटी ए की उसको आंसर पता है इंटू प्रोबेबिलिटी कि उसको आंसर पता है, उसने आंसर करेक्टली किया है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ए की उसको आंसर पता है इंटू प्रोबेबिलिटी सी कि उसने सही आंसर किया जब उसको आंसर पता है, प्लस प्रोबेबिलिटी बी की उसने गेस किया है, और प्रोबेबिलिटी कि ये उसने आंसर करेक्टली किया वो भी गेस किए हुए, ठीक है। तो हमें जो जो वैल्यूज गिवन है हम वो कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ए की अगर उसने क्या बोलते हैं उसने आंसर करेक्टली किया, और प्रोबेबिलिटी भी उसने गेस किया, इसकी वैल्यूज हमें गिवन थी। और प्रोबेबिलिटी सी अगर कि उसने करेक्टली आंसर किया है, अगर उसको आंसर पता थी तो उसकी वन होगी, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि उसने वो जब उसको आंसर पता होगा तो उसने वो करेक्ट किया ही है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी सी कि उसने गेस किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, क्योंकि उस गेस किया है तो एमसीक्यू है, 4 ऑप्शंस होते हैं, मतलब ऐसे समझो कि 1/4 होगा, ठीक है। पुटिंग इन द फॉर्मूला अब हम इस चीज को, जितनी हमारी डेटा यहाँ पे आई है हम उसको फॉर्मूले में डालते हैं, तो हमारी फॉर्मूले में जैसे ही डालेंगे वैसे ही आंसर, फॉर्मूले में डालेंगे वैल्यूज, तो हमारी वो ऐसे आंसर आ जाएगी 12/30। तो यहाँ हम चौथी क्वेश्चन भी कर लिए हैं, अब हम चलेंगे पांचवी क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो पांचवें क्वेश्चन में हमें बोल रहा है लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव। एक लेबोरेटरी है, उसके ब्लड टेस्ट 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज which is in fact is present, ठीक है। However, the test also yields a false positive result for 0.5% of healthy person tested. That is, if a healthy person is tested, then the probability 0.005, the test will imply he has the disease. If 0.1% population, इसका question actually छूट गया है, actually has the disease, what is the probability that a person has a disease given that इस टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है कि हम वापस से एब्रिविएशन फॉर्म में आ जाएंगे। हम ए को डिनोट करेंगे कि पर्सन हैज द डिजीज, बी से हम डिनोट करें पर्सन डोंट हैव एनी डिजीज, ठीक है। और सी से लिखाएंगे टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। हमसे पूछा गया क्या, प्रायोरिटी दैट पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज ठीक है पॉजिटिव। दैट इज कि अगर पर्सन को टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है और उसको डिजीज है, ठीक है, इस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर पर्सन की टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आई है और ही एक्चुअली हैज द डिजीज, उसको डिजीज हुई भी है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको डिजीज नहीं आई, उसको फॉल्स रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो उस चीज को वैसे ही हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हमें इंसान है जो पर्सन है उसकी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आई है और उसको एक्चुअली डिजीज है, तो हमें उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वापस उसको हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी सी ए डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी सी बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी बाई बी, ठीक है। तो मैं वैल्यूज जो गिवन है वो है कि प्रोबेबिलिटी अगर उसको डिग्रीज है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.001 होगी। प्रोबेबिलिटी उसको डिजीज नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 99.99% होगी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी अगर उसकी टेस्ट करेक्टली आ गई है और उसको डिजीज है तो उसकी परसेंटेज 99% है, क्योंकि हमें वहां पे दिया हुआ कि 1% ऑफ द पॉल्यूशन इज 0.1% ऑफ द पॉल्यूशन इज ओनली अफेक्टेड, ठीक है। तो उसके उसके ऊपर हमने ये चीज निकाली है ऊपर वाली। और हमारी की अगर वो ये वैल्यू भी गिवन थी कि प्रोबेबिलिटी कि उसकी उसकी टेस्ट रिजल्ट करेक्टली आई बट उसको डिजीज नहीं है, ठीक है, उसकी 0.5% चांसेस है। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब हम सारी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम पुट करेंगे तो देखेंगे प्रोबेबिलिटी कि अगर उसको डिजीज है और वो एक्चुअली उस डिजीज से सफर कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.001 इंटू 0.99 बाई 0.001 इंटू 0.99 प्लस 0.999 इंटू 0.005, ठीक है। तो आफ्टर हम जब, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है तो हम इसको बहुत आराम से करेंगे।
और मोस्टली क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है कैलकुलेशंस में ही होती है, क्योंकि कैलकुलेशंस हमेशा ऐसा होता है कि बच्चे गलती कर बैठते हैं, तो हम कैलकुलेशन बहुत आराम से करनी चाहिए इस क्वेश्चंस में। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने कैलकुलेशन की, हमारी इस कैलकुलेशन की वैल्यू आ रही है 22/133, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज टू हेडेड कॉइन। एक है कि एक कॉइन हमारे पास जैसे 3 कॉइन्स है, ठीक है, और 3 कॉइन्स में ऐसा कि एक के दोनों साइड पे हेड है, इसके दोनों साइड 2 हेड है, और एक बायस कॉइन अपनी जो 75% मतलब 3/4 टाइम्स हेड ले आती है, ये बायस कॉइन है। और ये एक नॉर्मल कॉइन है, अनबायस्ड कॉइन है, जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी कि वो है हाफ टाइम सेट आएगी और हाफ टाइम टेल्स आएगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल कॉइन है, 3 कॉइन अपने पास है। तो हम इसको कॉइन C1 डिनोट करते हैं, कॉइन C2 डिनोट करते हैं, कॉइन C3 डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम ये H को डिनोट करते हैं कि उस हेड आने की, ये हेड है, कॉइन्स की हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, ठीक है। H की ये प्रोबेबिलिटी होगी, और प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं वापस कि कॉइन इज टू हेडेड इफ इट शोज हेड, ठीक है। तो हमें क्या निकालना क्वेश्चन है, कॉइन कॉइन अगर टू हेडेड हो इफ इट शोज हेड, ठीक है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी C1 बार है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी C1 हम वापस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से लिख सकते हैं। एक्चुअली हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या ही कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी कंडीशन रिक्वायर्ड है, भाई जितनी कंडीशन बन सकती है, इसलिए मैं बेस थ्योरम में क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस, ये हमारी कॉजेस हो गई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी C1 इंटू प्रोबेबिलिटी H बार C1, और वैसे ही सारी तीनों बार की हम करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कॉइन 1 और कॉइन 2 और कॉइन 3 को चूज करने की हमारी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कौन से कॉइन उठा रहे हैं, हम कोई रैंडमली कॉइन उठाएंगे। तो रैंडमली जब एक कॉइन उठा रहे हैं तो हमारे पास 3 कॉइन है, तो एक कॉइन चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 ऑब्वियसली होनी हो चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी कॉइन 1 में हेड आने की, प्रोबेबिलिटी कॉइन 1 हेड में आने की होगी 1, क्योंकि दोनों साइड हेड है आपके। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन, एक चीज के अलावा दूसरी ऑप्शन है नहीं, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। वैसे ही सेकंड केस में पॉइंट C2 में हम देखेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75% है, क्योंकि वो बायस पॉइंट है। वो ऐसा बायस पॉइंट को मतलब क्या होता है कि एक साइड भारी कर देते हैं लोग, क्योंकि अ, ताकि वो साइड बार बार आए, तो इसको बोलते हैं बायस पॉइंट, ठीक है। तो हमारी कॉइन C2 बायस है, तो वो 3/4 टाइम्स हेड लाती है, 3/4 टाइम्स हेड लाती है। और कॉइन 3 हमारी अनबायस्ड है, तो वो उसकी पूरी हाफ प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हेड लाए, ठीक है। अब जब हमारी ये सारी डेटाज आ गई हैं, तो हम इस डेटाज को वापस इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है। इसमें लोड होने दो, सारी वैल्यूज हम डाल के देखते हैं, तो हमारी आंसर 4/9 आती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो सातवें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers, and 6,000 truck drivers. Probability that of an accident that accidents are 0.0.1, 0.001, 0.03 and 0.15 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब स्कूटर की एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, कार की 0.03 है, और ट्रक की 0.15 है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन meets with an accident. What is the price that is a scooter driver, ठीक है। तो ऐसे हमारी स्कूटर ड्राइवर मेट विथ एन एक्सीडेंट की क्वालिटी है, ठीक है। और सी हमारी हम डिनोट करेंगे कार ड्राइवर मेट्स एन एक्सीडेंट। टी हम डिनोट करेंगे ट्रक ड्राइवर मेट विथ एन एक्सीडेंट। ए हम बोलेंगे कि ड्राइवर इज इंश्योर्ड, ठीक है। तो अब हम आगे इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि हमें पूछा क्या जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी अगर एक ड्राइवर है वो एक्सीडेंट से मेट करता है, वो स्कूटर ड्राइवर है, ठीक है। तो हम उसको वापस अपना ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी वो स्कूटर से हो और इनटू प्रोबेबिलिटी वो एक्सीडेंट
हुआ है वो स्कूटर से हो, एक्सीडेंट बोल रहा हूँ, प्रायोरिटी दैट ए इंश्योर्ड है और वो उसकी एक्सीडेंट हुई है और स्कूटर से, ठीक है। तो वापस हम वही लिखे प्रायोरिटी की वो स्कूटर से है और वो उसकी वो प्रायोरिटी डेट वो स्कूटर से एक्सीडेंट मत किया हो और वो इंश्योर्ड हो, और प्रायोरिटी फिर वही कार, स्कूटर और फिर यहाँ पे ट्रक पे, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि प्रायोरिटी स्कूटर की 0.01 होगी, प्रायोरिटी कार की 0.03 होगी और प्रायोरिटी ट्रक की हो उसकी 0.15 की हो, ठीक है। अब हम ऊपर वाली जो नंबर्स वाली डेटा है उससे हम निकल सकते हैं कि अगर वो स्कूटर से एक्सीडेंट मिट गया और वो इंश्योर्ड हो तो उसकी नंबर क्या हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी प्रायोरिटी ये होगी कि 2000 लोग जो स्कूटर से इंश्योर्ड है बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल जो इंश्योर्ड है। प्रोबेबिलिटी कार की होगी 4000 नंबर जो है कि पीपल जो कार के लिए इंश्योर्ड है बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल इंश्योर्ड, और वही 6000 जो ट्रक के लिए इंश्योर्ड है बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल इंश्योर्ड। तो तीनों की वैल्यू हमारी आ गई, सारी वैल्यूज को वापस हम इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे को जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारी आ जाएगी 1/52, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। A factory has two machines A and B। एक फैक्ट्री है हमारे पास, उसमें दो मशीन्स है A और B। Past records show that the machine A produced 60% of the items of the output and machine B produced 40% of the items, ठीक है। Further 2% of the item produced by machine A is were defective and 1% produced by machine B were defective. All items are put into a stockpile। सारे जितने भी दोनों मशीन के सामान जो सेम है उनको हम लोग एक स्टॉक पाइल पे रख देते हैं, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ा के रख देते हैं। देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। व्हाट इज द प्रोवाइड दैट इट वाज फाउंड दैट इट वाज प्रोड्यूस मशीन डी। तो हमें ऐसा बोला गया कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव निकला है, अब हमें उसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि वो मशीन बी से है कि नहीं, ठीक है। तो ए को हम डिनोट कर देंगे आइटम्स प्रोड्यूस मशीन ए, बी को हम बोलेंगे आइटम्स प्रोड्यूस मशीन बी, और डी को बोलेंगे आइटम इज डिफेक्टिव, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आइटम वाज प्रोड्यूस बाय मशीन बी इफ इट्स डिफेक्टिव, तो हमारे हम उसको लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी बी कंडीशन बी, ठीक है। तो जैसा कि हम फिर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का फॉर्मूला लगा के हम इसको वापस इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, कि और प्रायोरिटी वो मशीन बी की बनी हो और इंटू प्रायोरिटी डी कि वो डिफेक्टिव हो मशीन बी की हो, डिवाइडेड प्रायोरिटी एक की मशीन, एक प्रायोरिटी एक की वो एक की मशीन से बनी है कि नहीं बाई इंटू प्रायोरिटी वो डिफेक्टिव हो मशीन एक की हो से एक प्लस ये ऊपर वाली वैल्यू जो कि वापस यहाँ रिपीट होगी, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है कि 60% ऑफ द आइटम्स वर मेड बाई मशीन ए, ठीक है। तो प्रायोरिटी वो ए की होगी उसकी 0.6 होगी, प्रायोरिटी बी 40% ऑफ आइटम वाज मेड बाई मशीन बी तो उसकी प्रायोरिटी 0.4 होगी। अब हमें ये भी पता है कि प्रायोरिटी अगर डिफेक्टिव और मशीन ए से हो तो उसकी परसेंटेज 2% है, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी पता है। और प्रायोरिटी डिफेक्टिव और मशीन बी से हो उसकी भी प्रोबेबिलिटी पता है हमें कि 1% होगी, तो मतलब कि 0.01 ठीक है। अब पुटिंग वैल्यूज इन द इक्वेशन हम वापस उस वैल्यूज को इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो हमारी इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.4 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 0.04 इंटू 0.01 प्लस 0.6 इंटू 0.02। ये हमारी ए की है, ये हमारी बी की है, ठीक है। बी की, हाँ, ये बी की है, ये बी की है और ये ए की है। और तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, मतलब सारे अगर आप पॉइंट्स हटा दो तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 4/4 + 12, ठीक है। जो कि हमारी 4/16 के बराबर हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4, ठीक है। तो हमारी 8th क्वेश्चन भी यहाँ पे हो जाती है। अब 9th क्वेश्चन में आएंगे। 9th क्वेश्चन बोल रहा है टू ग्रुप्स आर competing फॉर द पोजीशन ऑन बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर of a corporation. Probability that the first and the second group will win are 0.6 and 0.4 respectively. फर्स्ट ग्रुप की जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 दी हुई है, प्रोबेबिलिटी सेकंड ग्रुप की जीतने की 0.4 दी हुई है। If further, if first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3 if the second group wins, ठीक है। तो यहाँ का कंपनी वॉर चल रही है, यहाँ पे कंपनी में दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप में से एक ग्रुप अगर जीतेगी तो
कि प्रोडक्ट लाने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है और दूसरे की 0.3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं वापस एवरेशन। ए पे मान लो एक से पहली ग्रुप जीत गई, बी मानो सेकंड ग्रुप जीत गई, और सी मानो कि न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस। ठीक है, अब हमारे को ये दिया हुआ है कि हमें ये बोला गया कि सेकंड ग्रुप जीत गई है और हमें हमारी हमें ये बताना है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है कि नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब प्रोबेबिलिटी बी बाई सी। ठीक है, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली उल्टा है यहाँ पे। हाँ, सॉरी 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 सॉरी। प्रोबेबिलिटी की हमें हमें ये पता है कि एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। अब वो अ, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो सेकंड ग्रुप ने की होगी। ठीक है, तो हम वापस अपने फॉर्मूले से टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी बी जीता हो इनटू प्रोबेबिलिटी की न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय बी हुआ हो। ठीक है, बाई प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी सी बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी बाई बी। ठीक है, ये हमने वापस अपने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से लिख ली है। अब हमें यहाँ पे वापस गिवन क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी एक जीत गई हो उसकी प्रोबेबिलिटी 60% थी, मतलब 0.60। प्रोबेबिलिटी बी जीत जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4% थी। प्रोबेबिलिटी सी अगर ए जीत मतलब ग्रुप वन जीत जाए और उसकी प्रोडक्ट आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 थी। और प्रोबेबिलिटी बी अगर जीत जाए और उसकी प्रोडक्ट आ जाए मार्केट में, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। और सारी वैल्यू जब हम अंदर डालते हैं और देखते हैं तो तो हमारे को जो प्रोबेबिलिटी की अगर नई नई प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए वो बी की हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी फिर टू बाई नहीं ना आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या बोला कि सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, if she get 5 or 6 she tosses the coin 3 times and notes the number of head. If she gets 1, 2, 3 or 4 she tosses the coins once and notes the whether a head or tail is obtained. ठीक है, if she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4 with the die? ये एक्चुअली इस एक्सरसाइज का सबसे मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली गलती कर सकते हैं लोग। कि देखो पहले समझो क्या क्वेश्चन पूछ कर, इफ शी गेट्स 5 or 6, ठीक है, शी टॉसेस अ कॉइन 3 times। ठीक है, if she get 1, 2, 3, 4 she tosses the coin once and notes whether its head or tail is obtained। मतलब 5 और 6 आने पे कॉइन 3 टाइम टॉस होगा, और और दोनों और 1, 2, 3, 4 पे अब एक कॉइन टॉस होगा। ठीक है, इफ शी ऑब्टेन्स एग्जैक्टली वन हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1, 2, 3, 4 विद डाई। ठीक है, अब हमें ये बोला गया कि हमें पता है कि हमें हेड आया है और हमें निकालना है कि 1, 2, 3, 4 डाई पे आई थी कि नहीं। तो हम ए पे करते हैं, तो सी हमारी क्या होगी, एग्जैक्टली वन हेड हम मान लेते हैं। और ए और बी, ए को मानेंगे 1, 2, 3, 4 अपीयर ऑन द डाई और बी को मानेंगे 5, 6 अपीयर ऑन द डाई। तो पी इफ एग्जैक्टली वन हेड इज ऑप्टेन शी थ्रू 1, 2, 3, 4 एंड डाई। तो हम प्रायोरिटी ए कंडीशन से वापस हम टोटल प्रायोरिटी थ्योरम से इसको वापस लिख सकते हैं कि प्रायोरिटी की ए हो और इनटू प्रायोरिटी सी हेड आए अगर ए हुआ हो, डिवाइडेड प्रायोरिटी ए हुआ हो इनटू प्रायोरिटी हेड आया हो जबकि ए हुआ हो, प्लस प्रायोरिटी बी हुआ हो इनटू प्रायोरिटी हेड आया हो अगर बी हुआ हो। हमें गिवन क्या क्या है यहाँ पे, गिवन हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि है 4/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि है 2/6। ऊपर दिया हुआ ये चीज, 4 नंबर्स हैं, इधर 2 नंबर है, इसमें 1, 2, 3, 4 है और इसमें 5, 6 है। तो इसकी वैल्यू 2/3 आएगी और इसकी वैल्यू 1/3 होगी। जो मेन गलती बच्चे यहाँ करते हैं कि वैल्यू अगर हेड आई हो और वो एस हो, क्योंकि यहाँ पे बस एक पॉइंट टॉस हुई तो बस 1/2 आएगी। पर बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि यहाँ पे वो भी 1/2 ले लेते हैं, उसके बाद आंसर गलत आ जाती है, बट जबकि यहाँ पे 3 कॉइन टॉस हो रही है और एटलीस्ट वन हेड की बात की हुई है, तो एटलीस्ट वन हेड कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो उसकी कंडीशन 3/8 होगी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन में डाल देते हैं और हमारी इक्वेशन से आंसर आ जाएगी। वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है।
कैलकुलेशंस पे काफी ध्यान देना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल्स होती हैं, बट अगर आप उस पे ध्यान नहीं देंगे तो उस पे छोटी-छोटी सिली मिस्टेक के कारण एंड में आंसर गलत आने के कारण अगर आपकी 4 मार्क्स है तो उसमें आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि आपकी मेन एंड में आंसर गलत आई है, चाहे भले ही आपने पूरा अच्छे से प्रोसेस सॉल्व किया है तब भी, ठीक है? तो कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान दें और बहुत आराम से सॉल्व करें क्वेश्चंस को, इतना हड़बड़ी की बात नहीं है, ठीक है? अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। A manufacturer has three machine operators A, B, and C. The first operator A produces 1% defective items, whereas other two operators B and C produce 5%, 7% defective items. ठीक है? तो हमें ये बोला कि अगर आइटम डिफेक्टिव होगी तो हमारी ए की प्रोड्यूस की परसेंटेज इतनी होगी, बी की इतनी होगी और सी की इतनी होगी, ठीक है? ए if A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time, C is on the job for 20% of the time. जो जितना ज़्यादा टाइम पे है उतना कम डिफेक्टिव कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। और डिफेक्टिव आइटम इज़ प्रोड्यूस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए, ठीक है? तो पहले हम कंसीडर करते हैं कि ए आइटम वाज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटर ए, बी से हम डिनोट कर रहे हैं कि आइटम वाज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटर बी, सी से हम डिनोट कर रहे हैं आइटम वाज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटर सी, ठीक है? और डी से बोल रहे हैं आइटम डिफेक्टिव है, ठीक है? C. Probability that item was produced by operator A if it's defective. तो हमारे को ये पता है कि आइटम डिफेक्टिव है, ठीक है? और हमें पूछा जा रहा है कि वो ए से प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं, ठीक है? तो सिंपल सी क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, हमें सारी दी हुई है प्रोबेबिलिटी दैट आइटम डिफेक्टिव हो और ए से प्रोड्यूस हो, तो हम ये इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, इसको वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के फॉर्मूले से, ए से बनी हो और वो डिफेक्टिव और ए से हो, प्रोबेबिलिटी ए से बनी हो और प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव हो और ए से हो, प्रोबेबिलिटी बी से बनी हो, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव हो और बी से हो, प्रोबेबिलिटी सी से बनी हो और प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव हो सी से हो, ठीक है? तो हमारी सारी वैल्यूज गिवन ही है कि ए 50% टाइम करता था तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी, बी 30% टाइम काम करता था तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 होगी, प्रोबेबिलिटी सी 20% टाइम करता था और प्रोबेबिलिटी उसकी 0.2 होगी, ठीक है? अगर प्रोबेबिलिटी वो ए की प्रोड्यूस हो और वो डिफेक्टिव हो तो उसकी परसेंटेज 1% है, तो 0.01। प्रोबेबिलिटी बी हो और उसकी डिफेक्टिव हो, बी से प्रोड्यूस हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5%, ठीक है? 0.05। और प्रोबेबिलिटी सी से प्रोड्यूस हो डिफेक्टिव हो उसकी उसको 7%, तो मतलब 0.07, ठीक है? सारी वैल्यूज को हम वापस इक्वेशन में डाल देंगे जैसे जैसे बोला है, ठीक है? और डाल के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/5 प्लस 15 प्लस 14, जिसकी वैल्यू 5/34 के बराबर होगी, ठीक है? तो अब हम ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलेंगे। 12 में बोला जा रहा है अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, ठीक है? तो हम बोले कि हम E1 से डिनोट करते हैं कि लॉस्ट कार्ड डायमंड हो, ठीक है? E2 से डॉट डिनोट करें लॉस्ट कार्ड डायमंड ना हो, और ए से डिनोट करेंगे 2 कार्ड बोथ आर डायमंड, ठीक है? तो हमें बोला ये जा रहा है कि लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड इफ 2 कार्ड्स आर फाउंड टू बी ऑफ डायमंड, मतलब हमें बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी इवन, अगर हमें पता है कि दोनों कार्ड निकली जो है हमने ड्रॉ की वो डायमंड है, तो हमें पूछा जा रहा है कि हमें कि अगर वो जो एक लॉस्ट कार्ड है वो जो एक लॉस्ट कार्ड है वो हमारी डायमंड की हो, ठीक है? तो हम इसको वापस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी वो डायमंड की हो और वो दोनों कार्ड जो निकाले हैं प्रोबेबिलिटी की वो डायमंड से लॉस की हो, और प्रोबेबिलिटी वो टाइम वो दोनों कार्ड ड्रॉन की वो डायमंड की है, और वो अ, हमें पता है कि डायमंड से लॉस की है, ठीक है? डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ई कि वो डायमंड से लॉस की है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कि ये डायमंड से लॉस नहीं की है। तो हम अज्यूम करते हैं कि मान लो वो डायमंड से लॉस नहीं की है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे हम कह के कि डायमंड से लॉस नहीं की और डायमंड से लॉस प्रोबेबिलिटी की वो डायमंड की हो, सॉरी सॉरी सॉरी, लॉस कार्ड इज डायमंड डॉट, प्रोबेबिलिटी की वो डायमंड की हो तो वो क्या होगी 1/4 होगी, 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड में, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी की वो डायमंड की हो, और डायमंड की ना हो उसकी तो 1 - 1/4 हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी।
प्रोबेबिलिटी दैट टू कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फ्रॉम लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, ठीक है। तो हमारी डायमंड की एक कार्ड लॉस कर गई तो हमारी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 12 होगी और हमें इसमें से दो कार्ड चूज करनी है। तो उसकी हमें हम यहाँ पे हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करके 12C2 लिख सकते हैं, ठीक है, 12C2 लिख सकते हैं। और हमारी एक कॉस्ट लॉस कर गई तो 52 से 51 हो गई है और 51 से हमें दो कार्ड चूज करनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 22/19 × 25, ठीक है। और ये सिमिलरली वो हो गई कि टू कार्ड्स आर ड्रॉन इफ द लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, ठीक है। तो वो उसकी दो प्रायोरिटी क्या होगी, 13C2, 13 कार्ड होते हैं डायमंड में, ठीक है। 13 में से दो निकालना है और वही वापस एक कार्ड लॉस्ट है तो 51C2। नीचे डिनोमिनेटर सब में सेम आ रहा है, बस ऊपर के न्यूमरेटर में अंतर आया है, ठीक है। वापस पूरे सारी वैल्यूज को हम जब इक्वेशन में डालेंगे इसकी कैलकुलेशन काफी हार्ड होने वाली है क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज मतलब मल्टीपल है, बट इसको भी एक इजी तरीके से आप कर सकते हैं कि अगर आप देखें कि 4 4 4 तीनों में कॉमन है तो तीनों को काट दो, 19 और 25 दोनों तीनों में कॉमन है, तीनों को काट दो तो तुम्हारी बस न्यूमरेटर की पार्ट बचेगी, ठीक है। और न्यूमरेटर में भी तुम देख सकते हो कि ये पूरी 2 के मल्टीपल है, तो 2 को काटो 11 बचेगा, 2 को काटो 11 बचेगा और 26 को काटो 13 बचेगा, ठीक है। तो 22/22 +3 × 26 हमारा क्या इसका टोटल वैल्यू आएगा 11/50, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए दैट ए स्पीक्स टू 4/5 है और a coin is tossed, a report that a head appears, probability that was actually a head, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि ए स्पीक्स ट्रूथ है, एफ ए लाइज करता है और प्रोबेबिलिटी हेड अपीयर्स ऑन द coin। तो हमें पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी अगर ए हेड रिपोर्ट किया है और वो एक्चुअली हेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकाल दो, ठीक है, कि हमें ए स्पीक्स ट्रूथ। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाले तो कि प्रोबेबिलिटी अगर वो ट्रुथ बोल रहा है और एक्चुअली और वो ट्रुथ बोल रहा है हेड आई हो, ठीक है। और वो फिर वो वही वैल्यू नीचे प्रोबेबिलिटी एफ की वो झूठ बोल रहा है और प्रोबेबिलिटी हेड आई हो झूठ बोल रहा है और हेड आई, ठीक है। तो हमें सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है कि वो अगर सच बोल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 और झूठ बोल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 और ये इसकी की हेड आई हो अगर वो ट्रुथ बोल रहा है नहीं बोल रहा है तब भी हाफ होगी, ठीक है। 50-50% चांस है कि वो हेड आए और टेल आए, ठीक है, वैसा है। अब हम यहाँ पे वैल्यू 50-50% चांस कि वो सच बोल रहा है और झूठ बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे यहाँ से 4/5 आ रही है, 4/5 हमारी ए ऑप्शन में, ठीक है। हमारी ए ऑप्शन सही हो जाएगी आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे तो पहले पढ़ लो, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सो दैट ए द सबसेट ऑफ बी एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू 0 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। ये तो पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, इसको तो ऐसे ही हटा दो, ठीक है। अब हमें ये और ये में चेक करना है तो हम यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज करके चेक करेंगे, ठीक है। ए सबसेट ऑफ बी जैसा कि आप देख सकते हो तो प्रोबेबिलिटी होगा कि ए इंटरसेक्शन भी हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम वेन डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए के बराबर होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं ब्रैकेट लगा के, तो हम वापस इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और ये हमारे पास एक टर्म आ गया, ठीक है। इसको हम 1 से डिनोट कर देते हैं। अब हम ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन भी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी होती है भी। अब यहाँ पे हम जब जानते हैं कि ये ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए के बराबर है तो हम वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने रिप्लेस किया यूजिंग 1, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। ऑल्सो कि हम ये भी जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है, 1 या 1 से छोटी है उसको बराबर हो सकती है, ठीक है। तो हम पी बी की वैल्यू यहाँ ला के रख देंगे पी ए बाई पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए सॉरी ए कंडीशन बी। अब हम दोनों तरफ पी ए कंडीशन बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए कंडीशन बी। तो हम फिर इसको इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि हमारी सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आज का 13.3 एक्सरसाइज यहीं पे होता खत्म होता है।
आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें। काफ़ी आसान सी एक्सरसाइज थी, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। तो हमारी यहाँ पे सी पे आंसर है, सीधे आंसर है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। और अभी बेस थ्योरम प्रायोरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अच्छे से हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। ओके, हैव अ नाइस डे।